पार्लियामेंट को अमित शाह जी ने और मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बना लिया है। जो मीटिंगें दफ्तर में होनी चाहिए, वहाँ सांसदों को बुला के मंगल मिलन चल रहा है। किसी मुख्यमंत्री को बुला तो उसको बुला के पार्लियामेंट में मिलते हैं, और किसी कार्यकर्ताओं से मिलना उनसे पार्लियामेंट में मिल रहे हैं। रोज पार्लियामेंट आ रहे हैं, लेकिन सदन में नहीं आ रहे। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लोकतंत्र से और भारत की जनता से मजाक कर रहे हो या उनको चिढ़ा रहे हो कि देखिए हम हैं सदन में लेकिन आएंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी नदारद हैं। क्यों नदारद हैं? ये सवाल पूछने की हिम्मत गोदी मीडिया की तो नहीं हो रही है, लेकिन हम सवाल पूछ भी रहे हैं तो उसका जवाब आ नहीं रहा है। चुप्पी साध ली जाती है। आप तो जानते हैं, हर गंभीर मामले पर जहां जवाबदेही तय होने का नंबर आता है, वहां पर चाणक्य हो या फिर महामानव हो, वो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेनजीज से कनेक्शन बिठाया जा रहा है। मोहन भागवत कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं वो कार्यक्रम, और क्या अपनी विफलताओं को उसमें गिनाने की भी कोशिश करेंगे क्या वो? इस पर भी बात करेंगे। केपी मलिक जी वशपतकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, अमित शाह जी क्या रणनीति बना रहे हैं? क्यों संसद नहीं आ रहे हैं? उनकी कोई मजबूरी है या फिर इसमें भी कोई चाणक्य नीति है? विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन उस हंगामे का कोई फल मिलता हुआ आम आदमी को दिख नहीं रहा है। संसद जब चलती है तो लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लेकिन उससे अगर आम आदमी को कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो और सरकार सत्ता जवाबदेही अपनी तय नहीं कर पा रही हो, तो फिर क्या हो क्या रहा है इस देश के अंदर? सबसे बड़ी पंचायत में सिर्फ तमाशा चल रहा है क्या? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें पार्लियामेंट के मामले में, पार्लियामेंट को अमित शाह जी ने और मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बना लिया है। जो मीटिंगें दफ्तर में होनी चाहिए, वहाँ सांसदों को बुला के मंगल मिलन चल रहा है। किसी मुख्यमंत्री को बुला तो उसको बुला के पार्लियामेंट में मिलते हैं, और किसी कार्यकर्ताओं से मिलना उनसे पार्लियामेंट में मिल रहे हैं। रोज पार्लियामेंट आ रहे हैं, लेकिन सदन में नहीं आ रहे। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लोकतंत्र से और भारत की जनता से मजाक कर रहे हो या उनको चिढ़ा रहे हो कि देखिए हम हैं सदन में लेकिन आएंगे नहीं। और आज ये देखिए कि मैंने सुबह देखा, एक केंद्रीय मंत्री संजय सेठ हैं, वो लाइव आके बता रहे हैं चैनल पे कि देखिए झारखंड में पर्चा लीक हो रहा है, झारखंड में परीक्षाएं का पर्चा लीक हो रहा है। उनको झारखंड के छोटे से स्टेट का पर्चा दिख गया, उनको नीट का पर्चा नहीं दिखा, उनको जंतर मंतर नहीं दिख रहा, उनको कर्नाटक का और उनको हिमाचल का, उनको छत्तीसगढ़ का, जो सॉरी झारखंड का पर्चा लीक होता हुआ दिखाई देता है। उनको दिल्ली का नीट का पर्चा कैंसिल होते हुए, परीक्षा रद्द होते हुए, पर्चा लीक होते हुए, लोगों के जेल जाते हुए, लाठी डंडे चलते हुए, लाठियों में कील लगते हुए, वो उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो शायद दूर है उनसे बहुत ज्यादा। तो ये जिस तरह से एक रणनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है ये है कि ये टाइम बिताओ अभियान चल रहा है और लोग तालियां बजाएं, इनको अलग अलग मामलों में उलझाए रखो। अब आज विपक्ष को उलझाया हुआ है कि वो धरना प्रदर्शन सदन के अंदर कर रहा है, इधर चुपचाप सरकार अपने छोटे छोटे बिल पास करा ले रही है हाउस में। सुबह 11 बजे हाउस एडजर्न हो जाता है 2 बजे तक, और 2 बजे तक, 2 बजे के बाद जब हाउस शुरू होता है 2 बजे, तो 15 मिनट में 15 बिल पास हो गए, और इधर जो है विपक्ष हंगामा करता रहा। ऐसे प्रक्रिया चलती जैसे रस्म अदायगी हो रही है, खाली कागजी कार्रवाई हो रही है और असलियत में कुछ हो नहीं रहा है। सवाल ये उठता है, प्रधानमंत्री या विपक्ष जैसे लगातार मांग कर रहा है कि भाई अमित शाह बयान दें, पर्चे लीक पे बयान दें, जो लाठीचार्ज हुआ है, जो गोली चली है उस पर बयान दें, उससे क्यों अमित शाह इतने डरे हुए हैं? ये समझ से परे है। आप देश के गृह मंत्री हैं, कोई सुरक्षा में चूक हुई है, कोई पुलिस प्रशासन की बात है, आपको तो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए कि भाई मेरे रहते हुए बालिकाओं पे, छोटी लड़कियों पे इस तरह से लाठियां चली हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है, मैं जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता हूं। फिर वो नैतिकता की आशा तो इन लोगों से की नहीं जा सकती।
लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी बयान नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि ना इनको लोकतंत्र की चिंता है, ना देश के नागरिकों की चिंता है, और ना इनको किसी अपनी पार्टी के लोगों की चिंता है, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता तो बढ़ रही है। और लोकप्रियता आपने देखी नहीं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हुआ बिहार में, और किस प्रकार से मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा के तमाम शाम दाम दंड भेद करने के बावजूद आप चुनाव हार गए। तो ये तो आपकी लोकप्रियता का आलम है। बात ये है कि, और दूसरी चीज है हिमांशु, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज जो सामने दिखाई दे रही है, हम लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ तनातनी चल रही है, आरएसएस कहीं खफा है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में बड़ा सम्मेलन आज कर रहे हैं। हम्म 2000 युवक को बुलाया, जैन जी को बुलाया हुआ है। और वो जैन जी कहाँ कहाँ से आए हैं, किस जाति के हैं, क्या उसमें कोई बालिकाएं भी हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो नारी सम्मान और वो तो होता नहीं, महिलाओं की एंट्री तो आरएसएस में होती नहीं है। तो वो जो जैन जी बुलाए गए हैं, उसमें बालक बालिकाएं दोनों हैं या खाली बालक हैं? और बालक है तो 2000 बालक कैसे चुने गए हैं? तो आपको क्या, कौन से जैन जी की तलाश आप कर रहे हैं? जंतर मंतर वाले जैन जी की तलाश कर रहे हैं, या उसके उलट कुछ नया मामला कर रहे हैं? क्योंकि हम्म भारतीय जनता पार्टी ये नहीं है कि आप माफी मांग के बैठ जाए। प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ वीडियो बना के डालते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं उनको माफ करता हूं। मतलब उन्हीं पर लाठी चलाओ, उन्हीं को सारी चीजें करो, और आप कह दो मैं माफ करता हूं उनको। पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे, एफआईआर करे, और आपके जो सहयोगी संगठन है, बाकी लोग हैं, वो उनको प्रताड़ित करें, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके घर पे जाके फोन से उनको प्रताड़ित करें। तो ये तो आप माफी दे रहे हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, वो सामने आ रहा है। अब इसी से ये लोग डरे हुए हैं कि जिस प्रकार से जन जी जागा हुआ है, और किस प्रकार से विपक्ष बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो अब ये कोई नई रणनीति बना रहे हैं। अब नई रणनीति इनकी ये है कि इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि परिसीमन को कैसे लाए। इसीलिए कल संसदीय कार्य मंत्री राहुल गांधी से मिलने गए, और राहुल गांधी को परिसीमन बिल पर समर्थन मांगने गए। राहुल गांधी ने कहा ये सब बातें बाद में होंगी, पहले वक्तव्य तो दें, अपना बयान तो दें, गृह मंत्री आके सदन में जिम्मेदारी तो ले। उस पर वो राजी नहीं है। तो ये जो टकराव चल रहा है, ये जो आपसी मतभेद चल रहे हैं, इससे नागरिकों का नुकसान हो रहा है, देश के इनकम टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है। तो उसकी चिंता इनको कुछ है कि नहीं है? या आप इस तरह की चीजें अब आप देख रहे हैं, आपने ही खबर बताई है कि भाई हजारों करोड़ का जो ठेका देकर वो हाईवे बनवा रहे हैं, वो हाईवे धंस जा रहे हैं, 15 दिन में नहीं चल पा रहे हैं वो। तो ये क्या हो रहा है? करप्शन कहाँ हो रहा है? जब थोड़ी सी जांच करते हैं, कोई पत्रकार ही जांच करता है, हालांकि पत्रकार कहाँ बचे हैं। जब एक 26 कंपनी एक पूंजीपति की है, 26 कंपनी दूसरे पूंजीपति की है, तो सारा मीडिया तो आपने खरीद लिया है। जांच कौन करे? और अगर कहीं से कोई करता भी है, कोई यूट्यूबर करता है या कोई इंडिविजुअल पत्रकार करता भी है, तो वो क्या करेगा? अब ये जो अभी आगरा का और लखनऊ वाला हाईवे की बात हम करते हैं, उसमें पता चला आगरा की कंपनी है जैन साहब की। पहले उस पर सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई जांच चल रही है, पुराने रोड में आपने घोटाले घपले किए हैं, और उसके बावजूद आपको हजारों करोड़ के नए ठेके मिल जाते हैं। तो ये कैसे मिल जाते हैं? जब आप ब्लैक लिस्टेड हैं, जब आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही है, और उसके बाद आपको ठेके मिल रहे हैं, तो ये करिश्मा कैसे हो रहा है? और दूसरा अगर देखें, करिश्मा तो इनके यहाँ हो ही सकता है, जब मंदिर में करिश्मा हो सकता है, भगवान राम के मंदिर में करिश्मा हो सकता है, तो जैन साहब के यहाँ भी करिश्मा हो सकता है। जी। हम्म अच्छा, जैन साहब का आपने ज़िक्र किया, कानपुर और लखनऊ का जो एक्सप्रेसवे था, उसमें जो है बहुत सारे मतलब अनियमितताएँ, क्या मतलब सीधा-सीधा घोटाला है, उसमें कुछ लाग-लपेट वाली बात है नहीं। अ, इस पर गवर्नमेंट का कोई वर्डिक्ट नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं सड़क बनाने में, वो स्पेस टेक्नोलॉजी का ज़िक्र करने वाले मोदी जी भी संसद से नदारद हैं। तो कुल मिलाकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनमर्जी चल रही है और इसमें आम आदमी कुछ कर नहीं सकता। अब किसी के करने भर से कुछ रहा नहीं है। वो पत्रकार हो, वो नई युवा पीढ़ी हो, हालाँकि उन्होंने इस्तीफ़ा तो ले लिया, लेकिन इस्तीफ़े के बाद आगे क्या? मतलब उसपे भी प्रोपेगेंडा ही हुआ ना कुल मिलाकर। जो
हमारे बच्चे हैं वो भी नहीं, जो युवा पीढ़ी है वो भी नहीं और जो बुजुर्ग हैं वो भी नहीं। तो कुछ कुछ भी कर पाने की कोई परिस्थिति में नहीं है। अब जो सरकार चाहेगी, जो अमित शाह जी चाहेंगे, जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा इस देश के अंदर। इसके अलावा अगर कोई अलग से कुछ करने की, सवाल पूछने की हिमाकत करेगा तो उसके लिए दूसरे अस्त्र-शस्त्र जो है इस्तेमाल किए जाएँगे। यानी कि कुल मिलाकर वो जो एक तानाशाही वाला जो माहौल होता है वो पूरी तरीके से बन गया। आप कहने को लोकतंत्र में हैं लेकिन कुछ कर पाने की परिस्थिति में नहीं है। उस लोकतंत्र की शक्तियाँ शायद हम लोगों के अंदर नहीं है। देखिए हिमांशु, अगर आप देखो जिस प्रकार का अभी माहौल चल रहा है देश में क्या दुनिया में चल रहा है, बेशर्मों का और बेहया लोगों का बोलबाला है। आप दूसरों पे सवाल उठा सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि अपने गिरेबान में नहीं झाँकते। आपने देखा कई तथाकथित पत्रकार जो है जो जंतर मंतर तक नहीं जा सके, वो वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं जाके झारखंड में, और झारखंड में बता रहे हैं कि खाना मंदिरों से आ रहा है। क्या दिल्ली के मंदिर बंद हो गए थे क्या, या रोक दिया था किसी ने उनको? यहाँ भी भिजवाते खाना। तो ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो बन रहा है, राजनीतिक दिखाने के लिए, अपने प्रोपेगेंडे चलाने के लिए, अपनी चीजों को थोपने के लिए, अपना एक रुतबा बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, और बाकी सब जो है अगर आप कुछ गलत करेंगे, कोई जांच करेंगे, कुछ कहेंगे, तो फिर आपके पीछे वो हो जाएगा, आप तो देशद्रोही हैं। अब भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का मतलब भी तो देशद्रोही है ना। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी हो गई है कि जैसे कोई सियासी पार्टी ना हो, देश यही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। अगर आप अभी आरएसएस देखा की था बात, हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो योगी जी का एक पोस्टर दिखा दिया तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब योगी जी का पोस्टर अगर हम दिखा भी रहे हैं, चलिए ठीक है, अगर हम सदन की जो एक व्यवस्था है उससे अलग कुछ कर भी रहे हैं, तो आप हमें उठाकर बाहर कर देंगे। मतलब ये अधिकार उनका है, लेकिन क्या ये सही है? क्या आवाज़ों को दबाया नहीं जा रहा है? इस बात से इनकार कर दिया जाएगा क्या? देखिए हिमांशु, अगर कोई भी किसी सदन का सदस्य है, जनता ने उसको इसीलिए चुन के भेजा है कि सदन में वो उनकी आवाज उठाएगा, उनकी हुँ। परेशानियों को उठाएगा और उसका निराकरण वहां पे होगा। सरकार के समक्ष कई ऐसी बातें आएंगी जो सरकार का ध्यान नहीं है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जनता चुन के अपने प्रतिनिधियों को सदन में भेजती है। और हुँ। अगर सदन में कोई सवाल उठा रहा है, कोई पूछ रहा है और सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है, तो वो वहां पे विरोध कर सकता है सरकार का। विरोध के तमाम अलग अलग तरीके हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा तरीका उसने कर दिया था, बहुत उलट कुछ ऐसा है संसदीय कर दिया था, मुझे तो नहीं लगता है। जैसा कि हमने देखा भाई, योगी जी का फोटो अगर वो दिखा रहे हैं, तो योगी जी संत हैं, भगवान है, इसलिए तो नहीं दिखा रहा है वो इसलिए दिखा रहा है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अब योगी जी के अगर आप रूप गिनने निकलेंगे, योगी जी तो साधु भी हैं, योगी जी तो संत भी हैं, योगी जी तो मठाधीश भी हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए ना कि वो एक सियासी दल के नेता भी हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए ना कि वो मुख्यमंत्री भी हैं। तो मुख्यमंत्री होने के नाते अगर आप एक पूर्व मुख्यमंत्री को टोटी चोर कह सकते हो, तो आपको भी कल को चोर डकैत कहेंगे। आप ये थोड़े ना कि संत का चोला पहन के आप बच जाएंगे। आप पप्पू यादव को संत का चोला पहनने से, भगवा पहनने से सनातन धर्म का अपमान हो जाता है। और आप अगर कोई कुतर्क कर रहे हैं और आप कुछ इस तरह की चीज कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई आप भी तो सियासी दल में हैं, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। आपके अंडर में कई सारी गलत चीजें हो रही हैं, करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है। तो इसके जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं आप भी हैं। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप पे क्यों नहीं सवाल उठेंगे? और वो अगर सदस्य था, तो वो सदस्य आलू की माला पहन के आया है, तो ये किसका प्रतीक है? एक व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो हाथ में कोई बोरा लिया हुआ है फसल के किसी चीज का, गले में आलू की माला पहने हुए, तो वो जताना चाह रहा है कि आलू किसान की हालत बहुत खराब है और सरकार को आलू किसानों पे संज्ञान लेना चाहिए, उनकी समस्या का हल करना चाहिए। जो किसान बर्बाद हो रहा है, जो महंगा बीज ले रहा है, फसल को महीनों उसकी देख रेख करता है, और बाद में जब वो फसल निकालता है, देखता है, तो उल्टा उसको फायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। तो जो बर्बाद हो रहा है किसान, अगर उसकी आवाज कोई सदन में उठा रहा है, तो आप उसको बाहर निकाल देंगे।
और हाउस ही बंद कर देंगे आप 2 दिन चला के। ये क्या तरीका है? तो यही तो तानाशाही का सिग्नल है कि हमारी तानाशाही है, हम ना किसी की बात सुनेंगे और जो चाहेंगे करेंगे। तो यही हम्म। लखनऊ में चल रहा है और यही दिल्ली में चल रहा है। अब अगर कोई यू सवाल पूछे दिल्ली में, हिमांशु जी जी, जी। अगर कोई सवाल पूछे, क्या दुर्भाग्य है देश का कि भाई हफ्तों से प्रधानमंत्री नदारद है, मुख्यमंत्री सदन से नदारद है, और ऐसा नहीं है कि बीमार हैं, कहीं किसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, कहीं विदेश गए हैं जरूरी काम से, वहीं छाती में मूंग दल रहे हैं, वहीं है सदन के अंदर, और सदन को बैंक्वेट हॉल बना दिया है, मंगल मिलन चल रहा है। हमने कहा होली मिलन भी कर लो, फिर वहां होली मिलन कर लो, दूसरे जो त्योहार आते हैं वो कर लो, आपके यहाँ तो गुरु पूर्णिमा आती है, उसका भी वहीं पे करो टेंट लगा के पार्लियामेंट में। और बस इधर ये सदन की कार्रवाई और जो ये सदन है इसको बंद कर दो। तो अगर ये हम्म। देश के साथ मजाक चल रहा है और देश के लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, और अगर कोई विरोध करता है उसको देशद्रोही ठहराया जा रहा है, तो ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इस पे तो कुछ भी कहना मुझे लगता है बेकार। हम्म। और कोई कुछ कहेगा तो फिर उसको पलट के जवाब दिया जाएगा और ट्रोल आर्मी तो तैयार है ही। आपको लग रहा है सर अमित शाह जी नहीं आ रहे हैं या फिर मोदी जी नहीं आ रहे हैं तो विपक्ष का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें मतलब ये जो डर है गुजरात लॉबी के भीतर इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो प्रेशर बना रही है या युवाओं ने जो प्रेशर बनाया वही वजह है कुछ और वजह नहीं है कोई चाणक्य नीति नहीं लग रही है नहीं आएंगे हम। देखिए हिमांशु, अगर इसमें आप देखा जाए जितनी ये चीजें पिछले दिनों हुई हैं, इसमें हम्म। हालांकि कई लोगों ने लगातार सवाल भी उठाए हैं, बीच बीच में उठते रहे। हमने भी कहा था कि भाई जिस प्रकार से दीप के एकाएक आए और उनका स्वागत दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पे किया और उनको एयरपोर्ट पे ले जाके परमिशन दे दी, तो ये बिना प्रशासन के, बिना अमित शाह की नॉलेज के तो हुआ नहीं है। दूसरी बात ये है कि बाद में वो मामला बढ़ता गया, तो शक ये भी कई लोग जता रहे हैं कि क्या वो मंदिर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए था क्या? कुछ लोग उसके पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ भी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सारा मामला पराजित किया। दूसरी बात, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जब कांग्रेस युवाओं का सम्मेलन कर रही है, युवा कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और छात्रों की गूंज के नाम से कांग्रेस एक बड़ा प्रोग्राम चला रही है, तो उसकी हवा निकालने के लिए कुछ ये षड्यंत्र किया गया क्या? इस तरह की चर्चाएं भी दिल्ली में हैं। हालांकि वो सामने आएंगी चीजें थोड़े समय के बाद, लेकिन आज तो यही है। और राहुल गांधी का भी अगर आप देखोगे जिस तरह से वो एग्रेसिव हुए हैं पिछले दिनों, आपने देहरादून में उनकी परमिशन कैंसिल कर दी, अभी पिछले दिनों इलाहाबाद में उनकी परमिशन कैंसिल कर दी प्रोग्राम की। तो आप किसी चीज को अगर दबाव से या धक्के से रोकना चाहते हैं तो उसको आप जितना रोकते हैं, जैसे किसी फिल्म के ऊपर आप प्रतिबंध लगाते हैं तो वो फिल्म ज्यादा देखी जाती है, सुपरहिट होती है। अगर आप उसको नॉर्मली होने देंगे शायद उसके इतने इम्पैक्ट ना हो। यही यही चीज मैं जंतर मंतर पे कहता हूँ कि अगर सरकार इतनी हठधर्मिता ना करती तो शायद युवा इतने आक्रोशित नहीं होते। तो ये एक प्रक्रिया रहती है कि अगर आप किसी चीज को दबाना चाहते हैं तो वो दुगनी शक्ति से उभर के आती है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी एक घटना हो गई है, सरकार बैकफुट पे चली गई, सरकार ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाए। दूसरा, जिस प्रकार से विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने झटका दिया, बिना प्लानिंग के, बिना कहीं लीक किए, वो एकाएक प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना दे बैठ गए, और वहां पे जब 2 मंत्री उनसे बात करने आए तो उन्होंने उनको नकार दिया कि आपसे क्या बात करनी, या तो मोदी जी खुद बात करेंगे और या अमित शाह बात करेंगे। तो उनको कोई उनकी बात पर संज्ञान नहीं हुआ और फिर उन्होंने पुलिस बल के लाके उनको अरेस्ट किया, उनको हटा दिया। अगर राहुल गांधी 24 घंटे वहां बैठ गए होते तो तस्वीर कुछ दूसरी बन जाती। तो ये जो दबाव है, और उनको भी ये खतरा लग रहा है कि अगर राहुल गांधी तुम्हारे घर के सामने बैठ सकता है तो वो पार्लियामेंट में भी कुछ कर सकता है। तो उसका मुकाबला करते हुए कहीं ना कहीं अब इनको डर लग रहा है, इसलिए ये छुप रहे हैं अभी, और इसीलिए सामना नहीं कर पा रहे हैं सदन में नेता विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष बहुत अग्रेसिव है। और विपक्ष को भी मुद्दा मिला है, विपक्ष भी सोच रहा है कि भाई एक मौका है, इसको भुनाना चाहिए। देश के सबसे बड़े प्रदेश में चंद महीनों के बाद चुनाव है, उत्तर प्रदेश सबकी नजर में है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हारी है बिहार में और मध्य प्रदेश में, तो उससे विपक्ष एक मौका ढूंढ रहा है, उसको लग रहा है ये बहुत अच्छा मौका है और राजनीतिक रूप से इसको लपका जा सकता है। तो इसलिए वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं,
और उसी के हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी जो आप सरगर्मी तमाम देख रहे हैं, वो चुनाव के मद्देनज़र है। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, ये सरगर्मी बढ़ती जाएगी। कल एक बड़ी रैली चंद्रशेखर की कर रहे हैं वहाँ पे, तो दलितों के वोटों को कैसे अपनी ओर लाया जाए, इस पे भी लोग लगे हुए हैं क्योंकि मायावती जिस प्रकार से निष्क्रिय हुई हैं, तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, तो कैसे उन वोटों को अपने साथ लिया जाए पिछड़ों के, दलितों को, उस पे भी कोशिश जारी है। और उस रेस में मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो काफ़ी आगे चल रहे हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पे उनकी पार्टी रही है। मध्य प्रदेश जैसी महत्वपूर्ण सीट पे चंद्रशेखर की पार्टी को 22,500 मत मिलना बड़ी बात है और उस पे कान खड़े होते हैं बड़े सियासी दलों के, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। तो ये लड़ाई चुनाव की शुरू हो गई है अभी और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि बड़े स्टेट को कैसे बचाया जाए। क्योंकि वही जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि दिल्ली और लखनऊ की तलखी अब वो खुल के आ गई है। अब ये नहीं कह सकते आपकी कोई तलखी नहीं है। उसका परिणाम हमने देखा 2024 में। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।